शुरुआत शांत प्रकाश जी आपके साथ करते हुए, क्योंकि अब नई सरकार की ओर पूरा देश देख रहा है। तीसरी बार ये माना जा रहा है कि मोदी सरकार अब अपना नई सरकार तीसरी बार चलाएंगे, तो उनके सामने कई सारी चुनौतियां भी रहने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह से जनादेश आया, कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए आगे के 5 साल किस तरह बिताने हैं वो महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद। आज जिस तरीके से संसदीय बैठक में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से आज बताया कि अगला जो ये तीसरा टर्म जो है, इसमें तमाम नई योजनाएं समाज के लिए, नागरिकों के लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं, और जो हमारे पड़ोसी जो मुल्क हैं उनके साथ में और बेहतर संबंध, ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट के काम, और जो अभी हम 5वीं आर्थिक जो पोजीशन में है उसको 30वीं पोजीशन तक पहुंचाने का तमाम वो प्रयास जो है इस कार्यकाल में करेंगे। जो भी काम पीछे रह गए हैं पिछले पहले की मैनिफेस्टो में कोई काम नहीं रहे, अभी जो हमने नए जो मैनिफेस्टो है उसमें जो हमने कामों का वायदा किया है उनको 100% जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसमें किसी के साथ भी किसी प्रकार का भी मनभेद नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। उसी तरीके से बगैर किसी की जाति और धर्म देख करके, जरूरत देख करके उसकी जो है सब वो जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने की काम मोदी सरकार करेगी। जी ठीक है। शांत प्रकाश जी आपके पास आते हुए, क्योंकि जिस तरह से जावेद जी ने भी कहा कि ये सरकार अब नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू कहीं ना कहीं जब से इन बातों की चर्चा हुई है, नामों की चर्चा हुई है, तब से एनडीए और बीजेपी पर निशाना साधते हुए बीजेपी नजर आ रही है, माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन नजर आ रही है। कहीं ना कहीं क्या बीजेपी के लिए ये चुनौती रहने वाली है, चूंकि आपका बहुमत नहीं है, अलायंस के साथ एक अच्छी सरकार अगले 5 साल चलानी है, तो क्या इस दबाव में बीजेपी काम करने वाली है या इससे ऊपर उठकर देश का विकास सर्वोपरि रहने वाला है? हर अलायंस में आपकी जो तमाम पार्टियां जुड़ी हुई हैं उसमें देखिए, इस पे सबसे पहले तो आप इस चीज को मान करके चले कि हमें किसी प्रकार से अपने जो अलायंस हैं उनको उनके दबाव में काम करना है या उनकी कुछ बेजा मांगों को मानना है। हम आज तो अलाइन नहीं है, हम बहुत पुराने अलाइन हैं और आपस में हम एक दूसरे को सम्मान देते आए। जिस वक्त में हम भाजपा पूर्ण बहुमत में थी तब भी हमारे सारे अलाइन जो है वो मंत्री थे। तो ऐसा नहीं है कि जो है ना इस बार कोई विशेष बात होने वाली है। मोदी जी का काम बिल्कुल अलग तरीके से है, वो सबको काम दे करके और सबको काम दे करके सबको व्यस्त रखना चाहते हैं और सब अपना अच्छा परिणाम दें। तो इसमें ये कहीं भी नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी प्रकार से जो मंत्रालय है अगर उसमें भ्रष्टाचार का विषय होता है ना तो वो ये पूछते हैं कि भाई मलाईदार मंत्रालय जो हमें चाहिए। जब हमें केवल रचनात्मक काम करना, देश की प्रगति के लिए काम करना है तो कोई भी बैठे, चंद्रबाबू नायडू जी के मंत्री बैठे, सांसद बैठे या नीतीश जी के सांसद बैठे, देश के लिए काम करना है। यहाँ कोई और इस वक्त में जितने भी हमारे राई जो साथी हैं वो मोदी जी को नेता उन्होंने सबने कल जो है जिस तरीके से स्वीकार करके और काम करने की बात कही है। तो यहाँ कहीं ऐसा विषय है ही नहीं कि अमुक को कुछ मिल गया और अमुक को, जिसको मिलेगा वो देश के लिए काम करेगा। शांत प्रकाश जी, चूंकि आपने इसका जिक्र भी कर दिया है जब से, ठीक है शांत प्रकाश जी, आपने इसका जिक्र भी किया कि चंद्रबाबू नायडू को अगर कोई मंत्रालय दिया जाता है तो वो आसानी से काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे। लेकिन जब से ये सरकार बनने की बात हुई है तब से चर्चाएं भी खास ये हो चुकी हैं कि लगातार मंत्रालय को लेकर चर्चा गर्म है कि चंद्रबाबू नायडू अपने मंत्रालय अपने अनुसार मांग रहे हैं, उधर नीतीश बाबू अपने अनुसार तमाम मंत्रालय मांग रहे हैं। क्या इससे बीजेपी पार्टी में का जो लगातार जो पूरे मंत्रालय पर आपका कब्जा था, एक कंट्रोल था, कहीं ना कहीं वो ज्यादा आसानी होती है उसे जानने पहचानने में और आगे काम करने में? इस तरह से अगर मंत्रालय का डिवीजन होगा कि लोगों की मांग के अनुसार मंत्रालय दिया जाएगा तो ये नहीं लगता सरकार चलने में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी और उसमें परेशानियां भी होंगी देश के विकास में भी?
अव्वल तो हमने ऐसी कोई बात सुननी नहीं। आप कह रही हैं तो मुझे ये बताओ कि वो सारे जितने भी सांसद हैं, जितने भी अलायंस पार्टनर हमारे साथी हैं, वो कहीं बाहर से है क्या? वो हमारे ही तो साथी है, हमारी तो सांसद है। ये सांसद नहीं चलाएगा तो वो चला देगा, क्या फर्क पड़ता है? हमें तो काम करना ना, साथ में काम करना। मोदी जी की टीम है जी। और इसमें ये बात तो कहीं देखने सुनने में कहीं भी नहीं सुनने में आई कि किसी ने अपनी कोई डिमांड की है कि इस प्रकार का कोई हमें जो है मंत्रालय चाहिए। और मान लो किसी ने कह भी दिया तो कर लो, क्या काम, क्या परेशानी क्या है? ये ए नहीं करेगा तो बी करेगा, बी नहीं करेगा तो सी करेगा। काम देश के लिए करना है और काम के परिणाम निकलने चाहिए। और मोदी जी का तो सीधा स्पष्ट फंडा है कि 6-6 महीने के बाद में जिस तरीके से उनकी वर्किंग प्रोग्रेस देखते हैं उसके हिसाब से जो है, जाहिर सी बात है कि जो मंत्री है उससे आपने कभी देखा पहले कि संसद भवन जो है रात में 1-1 बजे तक चला? मोदी जी के समय में चला ना। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के काम से कोताही नहीं। मेरा अब आग्रह केवल विपक्ष से, जो इंडिया अलायंस है उससे मेरा आग्रह है कि इस बार जनता के लिए काम करना, ये पार्लियामेंट छोड़ करके भागने का जो परंपरा है उससे बच। क्योंकि अभी जावेद जी ने कहा कि वो छोड़ के भाग जाते हैं। ये देख लें कि राहुल जी, क्योंकि इस बार तो वो नेता प्रतिपक्ष भी बनने वाले हैं और नेता प्रतिपक्ष के रूप में सबसे लंबा भाषण भी उन्हीं का होगा जी। तो ऐसा नहीं है कि वो भाषण से बच जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब नेता प्रतिपक्ष के रूप में भाषण भी देंगे तो उनको एक जो भी कोई विषय, जिस विषय के ऊपर कोई बिल आएगा तो उसके ऊपर अच्छे सुझाव देने होंगे। भागना नहीं होगा। अगर भागेंगे तो जनता जो है, इस बार तो आपने बहका दी ये वाला कार्ड दिखा करके ना, और जनता आपके पीछे पीछे भाग रही है। कार्ड जो है ना, ये लेकर के कार्ड, आपके जनता जो है ना बहुत बुरा हाल करेगी। ये तो हम बचा रहे हैं, अभी तो आप इसकी चिंता करो। जो आपके कार्यालयों पर जो आप वायदा करके आए कि आप हमारा सांसद जिता दो और हम ये पैसा देंगे, 1 लाख रुपया देंगे, अभी तो इनको देना। ये जो आपने जुमलेबाजी की और लोगों को धोखा दिया है, इस पर तो इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत करिए, वो भी आपको नापेगा कि आपने किस तरीके से गारंटी कार्ड दे दिया। ये प्रलोभन की दृष्टि से जो है एकदम जो है वो अनुशा हुआ है, क्या नाम है, कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। तो आप इसको भी भुगतेंगे। मगर आपने जो गलत वायदा किया है 1-1 लाख रुपए देने का महिलाओं को, और ये काम मैनिफेस्टो है, वो संवैधानिक अधिकार है। मैनिफेस्टो में आप कुछ भी घोषणा कर सकते हैं कि हमने तुम्हारा सांसद जिता दिया, हमारा पैसा दो है। आपने कहा ना 1 जुलाई को आकर के पैसा ले लेना, तो खटाखट भाई साहब उनका पैसा देने की चर्चा करो कि 1 तारीख से अभी देते हैं, नहीं देते। और एटलीस्ट जहाँ पर आपकी सरकारें हैं अभी इस्तीफा दो, अभी देंगे। जहाँ पर आप 15 अगस्त से बेरोजगारी भर्ती शुरू होगी, अभी जो है आप इस्तीफा दो। खटाखट के साथ हमारा बचत शासन है, हम झूठ नहीं बोलते। जो आपने छोटे गारंटी कार्ड मांगे है ना, ये झूठे गारंटी कार्ड का जो है जनता को झूठे गारंटी कार्ड देकर के आपने जो वोट लिया है, और आज जो पेट थपथपा रहे हैं ना, यही आपको ये जो फर्जी गारंटी कार्ड बांटे हैं ना, राहुल गांधी जी ने हस्ताक्षर भी किए हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हस्ताक्षर किए हैं। ये गारंटी कार्ड जो है ये जनता लेकर के घूम रही है, उनका पैसा दो, उनको पैसा दो। जहाँ पर आपकी सरकार है वहाँ पर 1 तारीख से प्रधानमंत्री जी ने ठीक है शांत प्रकाश जी, ठीक है जावेद जी आपके पास आते हुए, चूंकि शांत प्रकाश जी ने कहा कि आपका मैनिफेस्टो दिखाकर कि इस लालच में जनता ने आपको वोट दिया है, ये लालच था या फिर संविधान को बचाने के लिए थोड़ी संजीदगी थी जिसके लिए आपको विपक्ष पर मजबूती से बैठाया गया है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुसार मैनिफेस्टो बनाते ही नहीं बनाते हैं, कानून के हिसाब से मैनिफेस्टो बना रहे हैं। तो कौन मैनिफेस्टो गारंटी कार्ड लिखा हुआ है, ये मैनिफेस्टो नहीं है, गारंटी कार्ड है, साइन किए हुए हैं, न्याय पत्र है, ये यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन होने के बाद में दिया जाएगा। न्याय पत्र है, इसका नाम मैनिफेस्टो का नाम न्याय पत्र है हमारा। ये कांग्रेस की गारंटी है, कांग्रेस की गारंटी है। आप 1 जुलाई से देंगे, इसमें ये लिखा हुआ है, ये प्रोमिसरी नोट है, इस्तीफा ये स्लिप भी है लोगों के पास में, इस्तीफा दो भी देंगे, कल से शुरू हो जाएगा काम।
ये जो है ना मैनिफेस्टो नहीं है, ये मैनिफेस्टो नहीं है, ये जो है प्रॉमिसरी नोट है जिसमें आपने वायदा किया कि हम जो है मैं जो इस कार्ड को लेकर आएगा मैं धारक को 8,500 रुपए प्रति माह और 1 लाख रुपए सालाना दूंगा हर महिला को, हर महिलाएं आपके पीछे घूम रही है उनको 1 लाख रुपए देने की तैयारी कर रहे हैं। जनता ने अयोध्या में हराया है, अहंकार कम करना पड़ेगा, चित्रकूट में हराया है, अहंकार कम करना पड़ेगा। 18 मंत्री आ रहे हैं, 18 मंत्री आपके अहंकार कम कीजिए। ठीक है जावेद जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है करना है आपने, ठीक है जावेद जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सरकार बना दी। ठीक है शान जाटव, ठीक है शान जी, जावेद जी को बोलने दीजिए। ठीक है जावेद जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। और देखिए सवाल ये भी मेरे मन में भी आ रहा है क्योंकि कई सारे ऐसे कार्यालय हैं कांग्रेस के जहां महिलाओं ने लाइन लगा रखी है। मेरे सामने ही कई लोगों ने कहा कि महिलाएं वहां पर पहुंची हुई है, चाहे वो लखनऊ की बात कर ले या कई अन्य जगहों की, तमाम प्रदेशों पर तमाम महिलाएं लाइन लगाकर पहुंची हुई हैं और फॉर्म भी भरा जा रहा है। इस गारंटी कार्ड में जो आपने कहा था, वादे किए थे, महिलाओं ने उस पर भरोसा किया है। अब इसके आगे का कदम क्या रहने वाला है कांग्रेस का? तो सरकार बनने के बाद ही तो वादे पूरे होंगे, विपक्ष के वादे पूरे होंगे। पॉलिसी जो होती है वो सरकार मोदी बिल्कुल जावेद जी, लेकिन जो महिलाओं का फॉर्म भराया जा रहा है, क्योंकि लखनऊ से भी एक तस्वीर आई कि आपने गारंटी कार्ड का फॉर्म भरवाया है। ये गारंटी कार्ड में कहीं सरकार नहीं दिए, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि सरकार बनने के बाद दिया जाएगा। इसमें लिखा है, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ ये कार्ड है और ये कार्ड आपके पास भी होगा। ये कार्ड में कहीं नहीं लिखा कि गारंटी सरकार बनने के बाद दिया जाएगा, ये प्रॉमिसरी नोट है। जवाब कैसे मिलेगा? ठीक है शान जी सुन लीजिए, जावेद जी बोलिए। ठीक है एनडीए की बात कर रहे हैं, अरे हमारी छोड़ो, हमने तो सरकार बना दी, बहुत हम तो अपने तरीके से चलाएंगे। चौधरी को पीछे को बताओ जब तुमने ये कार्ड बनाया। ठीक है जावेद जी जल्दी से जवाब दीजिए। मैं रितेंद्र जी के पास जाऊँ, बड़ी देर से आप लोगों को सुन रहे हैं, एक दूसरे से बहस करेंगे तो फिर बात साफ नहीं हो पाएगी। जावेद जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग पूछ रहे हैं, 1 सीट वाले को तो आपने मंच दे दिया, 2 सीट वाले को आपने पीछे बिठाया, क्यों बिठाया आपने? पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग आपसे कितने नाराज है पता है? उत्तर प्रदेश के लोग कितने नाराज है? आप दिन रात अपमान कर रहे हो उत्तर प्रदेश का। ठीक है जावेद जी मेरे सवाल का जवाब जल्दी से दीजिए, जल्दी से, फिर मैं रितेंद्र जी के पास जाऊँ। आप अपना बताइए क्या वादा किया था, 3 वादा बता दो आपने क्या था। ठीक है इस पर बात करो जावेद जी बताइए क्या करोगे, 3 बातें बता दो क्या करोगे। बेरोजगारी बढ़ाओगे, करेंगे आप ये बताओ, ये जो गारंटी कार्ड का क्या होगा? चीन से 4000 किलोमीटर जमीन छिनवार की। ठीक है रितेंद्र जी आपके पास आते हुए, जावेद जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जो गारंटी कार्ड जो महिलाएं लाइन लगाई हुई है, क्या उनको ये स्पष्ट हो चुका है कि ये अब उनको जो तमाम चीजें शायद प्रलोभन कह लीजिए या गारंटी कार्ड कह लीजिए, उस पर जो भरोसा किया शायद अब वो पूरा आगे नहीं हो पाएगा? क्योंकि अभी तक तस्वीरें आ रही है कि महिलाएं आपके कार्यालय के बाहर लाइन लगाई हुई है, फॉर्म भी भरा जा रहा है। दिखाइए कहां से आ रही तस्वीरें, कौन से कार्यालय से आ रही दिखाइए। कांग्रेस के कार्यालय से, लखनऊ से तस्वीरें आ रही हैं, कांग्रेस के कार्यालय से। आपको पता होगा जावेद जी, लाइन लगा रही है महिलाएं। झूठ बोल रही है जावेद जी, मैं भाजपा पे नहीं जा रही हूँ, मैं तो अपनी रिपोर्ट बता रही हूँ, जो हम खबरें चला रहे हैं हम वो बता रहे हैं। हमने वहाँ की तस्वीरें देखी है, लखनऊ के लोग बोल रहे हैं कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। आज जश्न मनाया जा रहा है लखनऊ ऑफिस में। अरे जावेद जी, अब जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए ना, कि महिलाओं को ये स्पष्ट हो चुका है कि आपकी सरकार नहीं बन रही है तो उनको वो गारंटी कार्ड नहीं मिलने वाला है। ये सरकार चलने वाली नहीं है, अहंकारी सरकार नहीं टिकेगी, देख लीजिएगा आप, 2 महीने रुकिए, अहंकार की सरकार नहीं चलेगी। अरे जावेद जी 10 साल चल गई, 5 साल और चलेगी, वही अलायंस है, वही लोग हैं, चल जाएगी, कोई नहीं, उसकी चिंता तो वो बीजेपी और एनडीए कर लेगी कि सरकार चलानी कैसी है। ठीक है ठीक है रितेंद्र माथुर जी आपके पास आते हुए, ठीक है शान जी जावेद जी, ठीक है रितेंद्र माथुर जी आपके पास आते हुए, क्योंकि एनडीए और बीजेपी का खासकर ये विजन है कि 2047 तक की बात की जाती है। लेकिन अब जब मैं बार बार ये कह रही हूं कि अभी बीजेपी बहुमत में नहीं है, तो इसलिए अलायंस के साथ ये सरकार
पहले 5 साल पूरे करना एक बड़ी चुनौती शायद रह सकती है, पर कनेक्ट किया है। इस मिथ्या को तोड़ना बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। खासकर बेरोजगारी और महंगाई पर काम करना आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि जनता इससे सीधे तौर पर जूझ रही है और शायद इसीलिए ये परिणाम बहुत ज्यादा आपके पक्ष में नहीं गया था इस बार का। देखिए, ये पिछला जो चुनाव है, इसमें जो इंडिया अलायंस जो है, इसने केवल अफवाह का बाजार गर्म करके रखा। मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से आपने बेरोजगारी की बात की, 2014 में ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्रेशन जो है वो 11 करोड़ थे और 2024 में वो ईपीएफ रजिस्ट्रेशन जो है वो 27 करोड़ है। तो यानी 11 करोड़ से 27 करोड़, यानी 16 करोड़ नए रोजगार लिए लोगों ने, तभी तो ईपीएफ रजिस्ट्रेशन हुए ना। इसके अलावा ये तो वो रजिस्ट्रेशन है जो ईपीएफ के साथ में रोजगार प्राप्त हुआ। बाकी तमाम ऐसे जितने हाईवे बने, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट के काम हुए, ये जो वर्कर्स ने काम किए वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, उन्होंने उसको काम को एस्टेब्लिश करते हैं, श्रमिक के रूप में है, ठेकेदारी के रूप में, अलग अलग तरीके से। इसी तरीके से छोटी इंडस्ट्रीज जो है वो एस्टेब्लिश हुई, उन्होंने छोटे छोटे रोजगार जो है वो सृजन किए। तो इस तरीके से ये कहना कि रोजगार जो है वो बेरोजगारी का जो, मुझे लगता है कि जनता सीधे तौर पर रोजगार को लेकर ये समझ रही है, क्योंकि बहुत सारे युवा इस बात से परेशान हैं कि उनको सरकारी नौकरी के तौर पर कुछ नहीं मिल रहा, नई शिक्षा भर्ती नहीं हो रही है। उसको लेकर उत्तर प्रदेश में आज मुख्यमंत्री ने तमाम निर्देश भी दिए हैं। तो कहीं ना कहीं वो सरकारी नौकरी से जो अपेक्षा करके बैठे हुए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं सालों साल, वो कहीं ना कहीं ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से तो ये सारी कम से कम नौकरियां तो निकलेंगी ही, पर वो तो नौकरियां निकल नहीं रही है, निकलती भी है तो पेपर आउट हो जाता है। सरकारी नौकरी, सरकार ठीक है, कुछ कितनी सरकारी नौकरी दे देंगी सरकार जो है, केवल मतलब किस चीज के लिए इतनी नौकरी देगी? डेवलपमेंट के लिए तो तमाम इंडस्ट्रीज काम करनी है, आपको वहाँ काम करना है ना। केवल सरकारी नौकरी वाले, अब आप भी तो यहाँ पर बैठी हुई हैं, आपको भी तो रोजगार मिला हुआ। आप तो ये नहीं कह रहे क्या आपको यहाँ पर बैठने का पैसा नहीं मिल रहा और अच्छा पैसा मिल रहा है? फिर किसी तरीके से आपके सामने जितना स्टाफ जो कैमरा पर्सन, लाइट मैन और ये सब लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, रोजगार मिल रहा है ना, तो यहाँ तो रोजगार कहते हैं। तो यहाँ पर केवल सरकारी नौकरी मिलेगी तभी मैं रोजगार संपन्न कहलाऊंगा। इसका मतलब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे तो मेरे घर में सभी लोग बेरोजगार है, जबकि सब बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये केवल भ्रम फैलाना की स्थिति और कुछ नहीं है। यहाँ पर रोजगार ठीक है शांत जी, चूंकि समय की कमी है, समय इतनी ही इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल में देश को कोई उपलब्धियां हासिल हुई हैं, वहीं उनके नेतृत्व में जो कार्यकलाप हुए हैं